So in this class, we will study about position vector, displacement vector, velocity vector, and acceleration vector. First of all, let us start with position vector. So what do we mean by position vector? It is a vector which gives the position of an object with respect to a particular कोऑर्डिनेट एक्सिस। जैसे कि सपोज ये हम हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लें और एक पार्टिकल है p जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y, z हैं। तो अगर ओरिजिन से एक वेक्टर बनाया जाए p पॉइंट तक तो ये कहलाता है p का पोजीशन वेक्टर। और इस पोजीशन वेक्टर की वैल्यू को लिखा जा सकता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब अगर पोजीशन वेक्टर चेंज होने लगे टाइम के साथ साथ तो हम कहते हैं कि पार्टिकल इज इन मोशन, और अगर चेंज ना हो तो हम कहते हैं पार्टिकल इज एट रेस्ट। तो पोजीशन वेक्टर के बाद अगला है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट जैसा कि हम जानते हैं इट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो सपोज ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं और एक पार्टिकल शुरू में यहाँ पे था 1 पे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1, z1 होते हैं। फिर ये पार्टिकल किसी भी रास्ते पे चल के सपोज इस 2 पे पहुंच गया। अब 2 पे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x2, y2, z2 होंगे। तो अगर हम लोग इनिशियल पोजीशन वेक्टर की बात करें तो वो तो हो जाएगा r1, और ये r1 हो जाएगा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। इसी तरह से अगर ये जो सेकंड वाला है इस पोजीशन वेक्टर की बात करें, सपोज ये है r2, तो ये r2 हो जाएगा x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो इनिशियल से फाइनल के बीच एक सीधी लाइन बनाकर हमें मिलता है। इसको हम लोग डी भी कह सकते हैं, और कई लोग जैसे अब यहाँ पे हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं डी वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो इसीलिए कई लोग इस डी वेक्टर की जगह डेल्टा r का भी यूज करते हैं, और ये हो जाता है r2 माइनस r1। तो यहाँ से जो डेल्टा r हो गया, अगर सपोज मैं वैल्यू रख दूं r2 की जगह रख दूं x2 आई कैप प्लस
y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस r1 की जगह रख देता हूं x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो इसमें आई कैप वाले कॉमन ले लेता हूँ, जे कैप वाले अलग से और के कैप वाले अलग से। तो आई कैप के साथ आएगा x2 माइनस x1, जे कैप के साथ आएगा y2 माइनस y1 और के कैप के साथ आएगा z2 माइनस z1। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। अब इसी को लिखने का एक और तरीका ये भी हो सकता है कि डेल्टा आर हो जाएगा डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा जेड के कैप। मतलब ये कि जब भी कभी हम बात करते हैं मोशन इन अ प्लेन की, तो पार्टिकल एक्स वाई और जेड तीनों ही एक्सिस में जाता है। तो एक्स एक्सिस में जो उसका डिस्प्लेसमेंट हो यानी डेल्टा एक्स, उसको आई कैप के साथ लिख दिया जाए। इसी तरह से वाई एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट हो उसको जे कैप के साथ लिख दिया जाए, और जो जेड एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हो उसको के कैप के साथ लिख दिया जाए। अब इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बाद एक और है अगला पॉइंट, जिसको हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो व्हाट इज दिस एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी जैसा कि हम लोग जानते हैं इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी v, और यहाँ ए वी जी लिख देता हूँ एवरेज के लिए। तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट जिसको कि हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा आर से, अपॉन टाइम डेल्टा टी। अब डेल्टा आर को लिखने का तरीका ये है ना, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा जेड के कैप डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो वी एवरेज को लिखा जा सकता है ऐसे, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप प्लस डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा टी के कैप। अब यहां पर ये जो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी है, ये जो है ये है एवरेज वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस। इसी तरह से डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी ये हो गया एवरेज वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस, और डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा टी ये हो गया एवरेज वेलोसिटी अलोंग द जेड एक्सिस। क्योंकि क्या होता है कि जब मोशन इन अ प्लेन हो रहा होता है, पार्टिकल किसी भी तरफ जा सकता है, तो एक्स में भी चल सकता है, वो वाई में भी चल सकता है और जेड में भी चल सकता है। तो जो वो एक्स में चलता है उसके लिए एक्स वाली एवरेज वेलोसिटी, जिसको कि हम आई कैप के साथ लिख सकते हैं। जो वो वाई में चलता है उसके लिए वाई वाली एवरेज वेलोसिटी, जिसको कि हम जे कैप के साथ लिख सकते हैं। और जो जेड में चलता है उसके लिए जेड वाली एवरेज वेलोसिटी, जिसको कि हम के कैप के साथ लिख सकते हैं। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो वही होता है जो कि डिस्प्लेसमेंट का होता है। जैसे कि यहां लिख देता हूं पहले मैं, द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज सेम एज
डिस्प्लेसमेंट मतलब जैसे पार्टिकल पहले यहाँ था 1 पे, फिर वो यहाँ गया 2 पे, ये था इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये था फाइनल पोजीशन वेक्टर। अच्छा ये था डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का, ऐसा डिस्टेंस था ये, और डिस्प्लेसमेंट ये था, ये हमने डिस्प्लेसमेंट बनाया था, इसको हमने डेल्टा आर लिखा था। तो जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो भी उसी तरफ होती है जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे यहाँ मैं ग्रीन कलर से एवरेज वेलोसिटी को डिनोट कर रहा हूँ, तो हम देख सकते हैं कि उसका जो डायरेक्शन है वो वही है जो डिस्प्लेसमेंट का है। अच्छा एवरेज वेलोसिटी के बाद अगला होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे हम लोग बात करें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा एक्चुअली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या है? कई लोग ये सोचते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, पर बिल्कुल रियली देखा जाए तो ऐसा नहीं है। होता क्या है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी होती एवरेज वेलोसिटी है, लेकिन बस उस केस में जो टाइम इंटरवल जिसका हम यूज करते हैं एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए, वो टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाता है, जिसको कि हम कह सकते हैं इन्फिनिटसाइमली स्मॉल। ठीक है ना? तो वी कैन राइट दैट when the time interval used for calculating average velocity becomes infinitesimally small, then this average velocity is known as instantaneous velocity. This average velocity is known as instantaneous velocity. मतलब यहाँ पे ऐसे लिखते हैं जैसे एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज है, अगर इसके साथ कंडीशन लगा दीजिए, आप कंडीशन को डिनोट करते हैं एल आई एम से, इस एल आई एम का फुल फॉर्म होता है लिमिट, और इसका मतलब क्या है कंडीशन। क्या कंडीशन है कि जो टाइम इंटरवल है इट टेंड्स टू जीरो, इट इज इन्फिनिट साइमली स्मॉल। तो ये जो एवरेज वेलोसिटी है ये बदल जाएगी, सिर्फ वी लिखेंगे इसको, ये कहलाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ये लिख सकते हैं ना, देखो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो और वी एवरेज। अब वी एवरेज ये था डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, लेकिन अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो, बहुत ही छोटा इन्फिनिट साइमली स्मॉल, तो हम इस डेल्टा टी को रिप्लेस कर देते हैं डी टी से। ऐसे ही डेल्टा आर को रिप्लेस कर देंगे डी आर से। तो ये हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला दे देगा कि v इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी।
अच्छा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है ना, वो हमेशा जो भी पार्टिकल की पाथ होती है उसकी टेंजेंट के अलोंग होता है। मतलब यहां पे हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस velocity is along the tangent to the path of the particle। मतलब यहां पर जैसे अगर मैं सपोज एक मोशन लूं, सर्कुलर मोशन, और पार्टिकल सपोज ऐसे जा रहा है, तो अगर हम यहां पर कुछ पॉइंट्स बनाते हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और सपोज 8 पॉइंट मैंने बना दिए, और ये जो 8 पॉइंट्स हैं इन पे ये कहा गया कि बताओ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है कि सिर्फ हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है इस तरह से। ये जो टेंजेंट्स हैं यही हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन देंगी। अगर मान लो इसकी जगह हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन होता, प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ ऐसा होता है कि एक पार्टिकल को हम इस तरीके से फेंक देते हैं किसी यू वेलोसिटी से किसी थीटा एंगल पे, तो ये पार्टिकल इस तरीके से एक पैराबोलिक पाथ बनाते हुए जाता है। ये ग्राउंड है, ग्राउंड से ही स्टार्ट हुआ और फाइनली ग्राउंड पे ही गिर गया। तो अगर मैं यहाँ पे भी 1, 2, 3 सपोज 3 पॉइंट्स ले लूं, और इन 3 पॉइंट्स पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर हमसे कहा जाए तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ इस तरीके से टेंजेंट बना दें, तो जो भी टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को दे देगा। तो मेरे ख्याल में किसी भी पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का या डायरेक्शन पता करने का बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, सिर्फ टेंजेंट बताना। अब इसके बाद एक होता है एवरेज एक्सेलरेशन। अगर मान लो हम बात करें एवरेज एक्सेलरेशन, तो एवरेज एक्सेलरेशन जो है इसका फॉर्मूला अगर वैसे देखा जाए तो ये होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो मान लीजिए किसी टाइम t1 पर वेलोसिटी v1 है, किसी और टाइम t2 पर वेलोसिटी v2 है, किसी टाइम t1 पर वेलोसिटी v1, किसी और टाइम t2 पर वेलोसिटी v2। तो इस एवरेज एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। इसको ये भी लिख सकते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा, साथ साथ ही मैं आपको एक बता देता हूं, जैसे हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी में ये देखा था ना कि अगर इसके लिए टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो तो इस एवरेज वेलोसिटी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कह सकते हैं। उसी तरह से एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए जो टाइम इंटरवल हमको दिया गया हो, यदि वो टाइम इंटरवल बहुत छोटा होगा तो हम लोग उस
एवरेज एक्सेलरेशन को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। मतलब यहीं पर मैं लिख देता हूं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और इसमें लिख देता हूं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में कि इफ द टाइम इंटरवल used for finding average acceleration is infinitesimally small, infinitesimally small, then this average acceleration is called instantaneous acceleration। मतलब एवरेज एक्सेलरेशन के साथ ए एवरेज जो है, ए एवरेज अगर इसके साथ ये कंडीशन लगा दी जाए कि जो टाइम इंटरवल है इट टेंड्स टू जीरो, तो इसको हम लोग कहेंगे सिर्फ ए, यानी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो वी कैन राइट फॉर दिस ए, इट इज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो एंड डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो ये जो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी है, तो इसको लिख सकते हैं, क्योंकि टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, तो बहुत छोटा इन्फिनिटसाइमली स्मॉल टाइम इंटरवल को हम लोग डेल्टा टी की जगह डी टी कह सकते हैं। तो ये बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा डीवी, नीचे आ जाएगा डी टी। मतलब कि अगर हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अब अगर हमसे पूछा जाए कि जो एक्सेलरेशन है उसका डायरेक्शन किस तरफ है, डायरेक्शन, तो जो डायरेक्शन है यहां मैं लिखता हूं डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। अब अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से देखें कि एक्सेलरेशन ये है डीवी अपॉन डी टी, डीवी का मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी और dt का मतलब वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, ठीक है। तो सपोज एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ये पार्टिकल की पाथ है, किसी एक टाइम ये है सपोज, ठीक है, t1। इस टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी निकालने के लिए क्या किया जाए, एक टेंजेंट बना दी जाए, ये v1 होगी। अब मान लो बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल लिया जाए t1 के बाद t2 टाइम, t1 और t2 के बीच टाइम का गैप बहुत ही कम है। अब इस टाइम पर जो वेलोसिटी होगी वो ये होगी v2। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही होगा ना जो dv यानी चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि v2 माइनस वी1 का होगा। तो हम v2 माइनस वी1 का डायरेक्शन पता करते हैं, ठीक है। देखो v1 मैंने बनाया ऐसे, ये मैंने v1 बनाया, v2 मैंने बनाया थोड़ा सा इससे नीचे, थोड़ा सा नीचे। तो मुझे अब चाहिए है v2 माइनस वी1। इसको मैं ये लिख सकता हूं v2 प्लस माइनस वी1।
तो ये v1 जो है, इस v1 के जैसा मैं -v1 बना देता हूं। तो मुझे v2 को और -v1 को आपस में जोड़ना है, v2 को और -v1 को। तो देखो, अब मैं एक लाइन ऐसे बना दूं, ये जो लाइन है देखो ये v2 के पैरेलल है, और एक लाइन ऐसे बना देता हूं, ये जो लाइन है ये v1 के पैरेलल है, -v1 के, ठीक है। अब इन दोनों ने जहां कट किया इस जगह पर, अगर मैं एक यहां से ऐसे बना दूं लाइन, तो ये आएगा dv या डेल्टा v, और यही डायरेक्शन एक्सेलरेशन का होगा। मतलब अगर इस तरीके से हम चाहें, मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन यही बना दें यहाँ पे, ये एग्जैक्टली कोई परपेंडिकुलर नहीं है, मैं यहाँ पे अगर बनाऊंगा तो एक्सेलरेशन थोड़ा सा ऐसे आ रहा है। अच्छा, अगर आप एक्सेलरेशन को देखें यहाँ पे, तो इसका जो एंगल है ना वेलोसिटी के साथ, आप देख सकते हैं कि वो 90 नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा 90 रहे, ऐसा भी नहीं कि 0 रहे, कुछ भी एंगल हो सकता है। मतलब कि यहां पर एक सेंटेंस लिखा जाए कि एक्सेलरेशन कैन मेक एनी एंगल थीटा विथ velocity. Acceleration can make any angle theta with velocity, where theta lies between 0 to 180 degrees. अब यहां पर एक सवाल ये है मेजर, कि आखिर ऐसा क्यों कि एक्सेलरेशन जो एंगल बना रहा है वो 0 से लेकर 180 के बीच में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक्सेलरेशन को, जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक्सेलरेशन को कहा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर है। तो इसका मतलब कि उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो एक्सेलरेशन ये बात जानता है कि अगर मैं वेलोसिटी को चेंज करना चाहता हूं तो मेरे पास कई सारे ऑप्शन हैं। एक ये ऑप्शन है कि या तो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड को चेंज कर दूं तो भी वेलोसिटी बदल जाएगी। दूसरा, या तो मैं सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कर दूं तो भी वेलोसिटी बदल जाएगी। तीसरा, मैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को चेंज कर दूं तो भी वेलोसिटी बदल जाएगी। इसलिए जो एक्सेलरेशन है एक्सेलरेशन अपने दो हिस्से कर देता है, या हम कह सकते हैं दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाता है। एक कंपोनेंट जिसका नाम होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दूसरा कंपोनेंट जिसका नाम होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसका सिंबल हम लोग यूज कर सकते हैं AT। इसका काम क्या है?
it is used to change the magnitude of velocity. इसका काम है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलना। नाम इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्यों पड़ा? क्योंकि इट इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट टू द path of the particle। अब किस तरीके से ये होता है यहां आप देखते हैं, ठीक है। सपोज एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ये पार्टिकल की पाथ है, और यहां मैं दोबारा बना देता हूं अगेन पार्टिकल की पाथ ऐसे। अब किसी इंस्टेंट पे, सपोज एक इंस्टेंट ही ये, अब दोनों ही जो मैंने पॉइंट बनाए हैं, वेलोसिटी तो हमेशा ही टेंजेंट के अलोंग होती है, तो ये v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ये, और ये भी v, दिस इज आल्सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना, या तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसी तरफ होगा, या फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑपोजिट में होगा। देयर कैन बी ओनली टू केसेस, आइदर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज अलोंग द सेम डायरेक्शन और इट कैन बी अलोंग द ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर मान लो सेम डायरेक्शन में हुआ, तो यहां मैं लिख देता हूं कि ये वाला जो है इसको मैं लिख देता हूं केस 1। इस केस में जो स्पीड होगी ना पार्टिकल की, वो इंक्रीज करेगी, स्पीड ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस। और ये जो दूसरा केस है, जिस केस में हम देख सकते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट में है, ये हो गया केस 2। तो इस सेकंड केस में स्पीड ऑफ द पार्टिकल डिक्रीजेस। मतलब अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसी तरफ हो जिस तरफ वेलोसिटी है, तो स्पीड इंक्रीज हो जाती है, और अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड कम हो जाती है। इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को लिखने का एक तरीका है AT, इट इज d/dt ऑफ मॉड v मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को सपोज सिर्फ v से डिनोट कर दें, तो AT को हम लोग लिख सकते हैं सिंपली dv/dt। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक कंपोनेंट हो गया ओवरऑल एक्सेलरेशन का। एक और कंपोनेंट कहलाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ना, इसको हम लोग डिनोट करते हैं AC से, और इसका जो काम है वो है पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलना। इट इज यूज्ड टू change the direction of the velocity। तो कंपेयर हम कर सकते हैं
जैसे कि हम लोगों ने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में कहा था कि इट इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ ऑफ द पार्टिकल, सेंट्रीपिटल में कह सकते हैं कि इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, इट इज ऑलवेज perpendicular to the path of the particle। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मेनली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का यूज क्या है? डायरेक्शन बदलना। अगर सपोज कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा हो तो फिर डायरेक्शन तो बदलेगा नहीं। अगर डायरेक्शन नहीं बदलेगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। इसलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सिर्फ हम तभी कंसिडर करेंगे जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ना चले, या तो पैराबोला में चले या किसी जनरल कर्व में चले, सर्कल में चले, मतलब स्ट्रेट लाइन में ना चले। जैसे मान लीजिए अगर एक पार्टिकल की ये पाथ, तो ये पार्टिकल यहां से जब ऐसे जा रहा है इस तरीके से, तो ये कर्व में जा रहा है, तो हम कहेंगे डायरेक्शन बदल रहा है, इसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होना चाहिए। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे पता करें? तो सपोज किसी भी पॉइंट पर, ये एक पॉइंट है और यहाँ हमें वेलोसिटी सपोज पता है v। अब चूंकि पार्टिकल एक कर्व में जा रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, इस कर्व का एक बहुत छोटा सा हिस्सा लेकर, सपोज सिर्फ इतना हिस्सा लेकर कोशिश करते हैं कि इस हिस्से का एक सर्कल बनाया जाए इस तरह से। ये एक इमेजिनरी सर्कल है जो इस तरीके से बनाया जा रहा है कि वो जो ग्रीन वाला पार्ट है जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है वेलोसिटी के साथ वाला, वो इसका एक आर्क बन पाए। तो इस तरह का सर्कल बना। अब ये जो सर्कल है, हालांकि एक्चुअली ये सर्कल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इमेजिनरी है जो हम बना रहे हैं। तो मैं इसको ऐसे डॉटेड बना देता हूँ। ये ये जो सर्कल है, इस सर्कल को कहा जाता है सर्कल ऑफ कर्वेचर। और इस सर्कल का जो रेडियस है, सपोज ये सेंटर हो गया, ठीक है, इस सेंटर को सी डिनोट कर दें, तो सी कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अगर हम सेंटर से इस ऊपर वाले पॉइंट को जोड़ने वाली एक लाइन बना दें, तो ये लाइन, ये जो लेंथ है, ये रेडियस है, सपोज इसको मैं आर लिख दूं, तो ये आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा सेंटर की तरफ होता है, मतलब ऑलवेज इट इज इन दिस डायरेक्शन। और इसकी वैल्यू होती है v स्क्वायर अपॉन आर। जहां v क्या है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल, और r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बस अब एक चीज है, जैसे हम ये सोच सकते हैं कि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कहाँ से आया। तो बेसिकली देखो, कोई भी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर सपोज हम एक डेरिवेशन करें जिससे हम ये पता कर पाए कि दोनों ही एक्सेलरेशन कैसे आए। तो मान लो एक पार्टिकल ऐसे चल रहा है, ठीक है,
ये जो डेरिवेशन है ये कई बार कई लोगों को थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो बड़ा आसान सा है। सपोज एक पार्टिकल यहां पर है, अब इसकी वेलोसिटी इधर हो गई v1। जरा सी देर के बाद पार्टिकल यहां पहुंच गया, ये पार्टिकल 1 और ये 2, ये हो गई v2। तो जो भी वेलोसिटी है वो हमेशा टेंजेंट के अलोंग है। तो अगर हम टेंजेंट के अलोंग एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करें, सपोज टाउ कैप, तो v1 जो है इसको मैं लिख सकता हूं, अच्छा टाउ के लिए यहां लिख देता हूं, टाउ इज द यूनिट वेक्टर along the tangent। तो v1 जो वेक्टर है इसको लिख सकता हूं मैं v1 जो कि इसका मैग्नीट्यूड है इनटू टाउ वन कैप, क्योंकि v1 है मैग्नीट्यूड और टाउ वन कैप मतलब टेंजेंट के अलोंग यूनिट वेक्टर। इसी तरह से v2 को लिख सकता हूं v2 इंटू टाउ टू कैप, यानी बेसिकली किसी भी वेलोसिटी मैं लिख सकता हूं जो भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है इनटू जो भी उस समय पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। अब अगर हमें ओवरऑल एक्सेलरेशन चाहिए तो हमको ये करना पड़ेगा dv अपॉन dt। इसका मतलब कि एक्सेलरेशन होगा d बाई dt ऑफ v एंड टाउ के। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। प्रोडक्ट रूल इस तरीके से, फर्स्ट फंक्शन यानी v इंटू डिफरेंशिएशन यानी डी टाउ कैप बाय डी टी प्लस सेकेंड फंक्शन टाउ कैप इंटू डीवी बाई डी टी। ये आ गया। अब थोड़ा सा इसको देखेंगे हम लोग, ये डी टाउ कैप वाले को। पार्टिकल की ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है। 1 और 2 के बीच में ये जो पाथ चला है पार्टिकल, ये एक बहुत छोटा सा आर्क है जिसको कि हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं डी एल। डी एल वेक्टर बहुत छोटा सा आर्क है, स्ट्रेट लाइन के जैसा। तो अब यहां पर देखिए, एक ये पॉइंट था, एक ये पॉइंट था, यहां पर ये वेलोसिटी थी, यहां पर ये वेलोसिटी, ये था डीएल। अगर हम लोग चाहें तो ये डीएल जो बहुत छोटा सा आर्क है, एक ऐसा सर्कल बना सकते हैं जिसका ये पार्ट हो। आपको मैंने अभी अभी ये बताया था कि उसी सर्कल को हम लोग कहते हैं सर्कल ऑफ कर्वेचर। ये ये उसका सेंटर है, ये है रेडियस आर और आर जिसको कि हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कह सकते हैं। और ये डीएल एक बहुत छोटा सा एंगल सबटेंड करता है, सपोज डी थीटा। डी थीटा तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अच्छा, इसी तरीके से अगर सपोज मैं ये जो दो वेक्टर हैं, जो वेलोसिटी वाले वेक्टर है, सपोज मैं इसको मतलब जो डायरेक्शन टी कैप का, सॉरी टाउ कैप का था, वो इसी तरफ होगा,
तो ये डायरेक्शन है टाउ वन कैप का, जो पहला टेंजेंशियल वेक्टर है, जो पहली वेलोसिटी के अलोंग है, और ये डायरेक्शन है टाउ टू कैप का। तो अगर मैं इन दोनों को बनाऊं, देखिए इस तरह से, टाउ वन कैप को ऐसे बना दूं, और टाउ टू कैप को ऐसे बना दूं, तो ये जो मुझे मिलेगा उनके बीच, ये कहलाएगा डी टाउ कैप, ये वाली साइड। अगर हम ट्राइंगल रूल लगाएं तो हम लिख सकते हैं टाउ वन कैप प्लस डी टाउ कैप इज इक्वल टू डी टाउ टू कैप। तो डी टाउ कैप आ जाएगा टाउ टू माइनस टाउ वन, और ये जो एंगल होगा ना, इट विल अगेन बी डी थीटा, क्योंकि यदि पार्टिकल डी थीटा चलता है तो वेलोसिटी वेक्टर में जो डायरेक्शन में चेंज आएगा वो भी डी थीटा का होगा। तो यहाँ दूसरे से हम डी थीटा को लिख सकते हैं आर्क डी टाउ अपॉन रेडियस। रेडियस इज टाउ वन का मैग्नीट्यूड जो कि वन है, या फिर टाउ टू का मैग्नीट्यूड जो कि वन है। तो ये वाला डी थीटा और ये वाला डी थीटा दोनों सेम है, तो वी कैन राइट दैट डी थीटा, हाँ यहाँ से भी मुझे एरो हटा देना चाहिए क्योंकि ये तो सिर्फ हम साइड्स की बात कर रहे हैं। तो या तो ये डीएल अपॉन आर आएगा, या फिर ये आएगा डी टाउ। तो यहां से डी टाउ अपॉन डी एल, ये मुझे मिल जाएगा वन अपॉन आर। अब ये मैंने क्यों निकाला? ये मैंने इसलिए निकाला क्योंकि जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप देखिए, ये जो इक्वेशन, इस इक्वेशन को एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे अपने साथ लिख लेते हैं। तो ये मैंने इसको कॉपी किया और नीचे लाके इसी को पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ए वेक्टर जो है वो है v इंटू डी टाउ बाई डी टी। मैं चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं डी टाउ बाई डी एल इंटू डी एल बाई डी टी प्लस टाउ कैप डी वी बाई डी टी। डी एल अपॉन डी टी क्या होता है? v तो पहले से ही था। डी टाउ अपॉन डी एल आया वन बाय आर, और डी एल अपॉन डी टी होता है फिर से v, तो ये बन जाएगा a इज इक्वल टू, ये देखिए, बस एक चीज हम ध्यान रखें, अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर मैंने सारे मैग्नीट्यूड तो लिख दिए, बट डायरेक्शन यहाँ अभी भी नहीं लिखा। तो अगर मैं डायरेक्शन लिखूँ ना, तो आप एक चीज नोट करिएगा, जो ये डी टाउ इसी का डायरेक्शन लिखना है, डी टाउ कैप का। तो डी टाउ जो है ये, इसका ये वाला एंगल होगा 90 माइनस डी थीटा बाई टू। और अगर ये एंगल बहुत छोटा होता जाए डी थीटा, तो ये पूरा डी थीटा को सपोज हम जीरो रखते हैं, तो ये डी टाउ ना 90 डिग्री आ जाएगा। मतलब एक्चुअली में जो ये डी टाउ कैप बाई डी टी है ना, इसमें डी टाउ कैप का डायरेक्शन इस टाउ कैप के परपेंडिकुलर यानी इस तरफ होता है, ऐसे। तो ये वाला जो वेक्टर होता है ना, ये वाला, इसको हम कहते हैं एन कैप, मतलब नॉर्मल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो आई कैन राइट हियर एन कैप। तो ए आ गया v स्क्वायर बाय आर एन कैप प्लस डीवी बाय डी टी टी कैप, यानी टेंजेंशियल डायरेक्शन में डीवी अपॉन डी टी जो कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था, नॉर्मल
यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में v स्क्वायर बाय r, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मतलब अगर कोई पार्टिकल सपोज ऐसे जा रहा है किसी भी एक पॉइंट पर, उसकी वेलोसिटी ये है, तो जो सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो सपोज इधर होगा at, जो कितना है dv बाई dt, और टेंजेंशियल एक्सेल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा इधर ac, जो कि v स्क्वायर बाय r है। अब दोनों का जो नेट होगा इसको हम कहते हैं ओवरऑल एक्सेलरेशन a। तो ओवरऑल एक्सेलरेशन a की वैल्यू होगी अंडर रूट ac का स्क्वायर प्लस at का स्क्वायर, यानी a आ जाएगा अंडर रूट v स्क्वायर बाय r का होल स्क्वायर प्लस dv बाई dt का होल स्क्वायर। ओके देन, ये वाला लेक्चर सिर्फ यहीं तक था। ठीक है, इसको अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, तो आपको जो बिल्कुल बेसिक्स है वेलोसिटी एक्सेलरेशन, उनके बारे में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप और भी इसके बारे में आगे जानना चाहते हैं तो आगे इसी सीरीज का अगला पार्ट आप देख सकते हैं। और अगर आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जैसे जैसे भी जो भी वीडियोस डाले जाएंगे उनकी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। जितना आप लाइक करेंगे उतना ही ज़्यादा आई विल बी मोटिवेटेड to make more informative lectures on various topics. So till then, bye bye. See you all in the next lecture.